हेलो स्टूडेंट। आज हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सेकंड वीडियो है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही चैप्टर था। लास्ट वीडियो में हमने 4 मेथड सीखे थे वैल्यूएशन गुडविल वैल्यू करने के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हमने किया था सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के फिर 2 पार्ट थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले लास्ट वीडियो देखना, उसके बाद ये स्टार्ट करना। उसके अंदर क्या था, जो प्रॉफिट था वो हम डायरेक्ट ले लेते थे। यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, पास एडजस्टमेंट, जिनका हमें इफेक्ट लेना होगा, या फिर कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉसेस होंगे जिसका इफेक्ट लेना होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होता है जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहे। एबनॉर्मल लॉस हो गया जैसे हमारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारे क्या है एबनॉर्मल लॉस, या फिर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कुछ हमारा लॉस हो गया था उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। या तो इस टाइप की कोई आइटम होगी या फिर कुछ पास एडजस्टमेंट्स होंगी। देखो इसके ऊपर पॉइंट, मेन ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। या तो इन सबको समझ लो अच्छी तरह, एक एक पॉइंट ढंग से क्लियर करेंगे यहाँ पे, या फिर इसको याद कर लो। याद करने की जगह समझो और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट हमें गिवन होगा। जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर एडजस्टमेंट ही होता है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं कोई भी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं बताया था, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं हो रहा, जैसे लॉस बाय फायर, ये दोबारा फ्यूचर में तो होना नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए इस लॉस को हम वापस क्या कर देंगे प्रॉफिट में ऐड, तो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट क्या हो जाएगा इंक्रीज। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट वैसे तो एबनॉर्मल लॉस का ही पार्ट है बट ज्यादा यूज होता है इसलिए अलग से लिखवा दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी का नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर है। हम हर साल फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट नहीं बेचते, तो इसका जो लॉस था उससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा, तो उसको हमने वापस क्या कर दिया इंक्रीज। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये समझना ढंग से। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू करना, अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कम वैल्यू करना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हमने ज्यादा वैल्यू कर दिया है। 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सोचो बच्चों ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता था, ट्रेडिंग अकाउंट का फिक्स फॉर्मेट था, उसमें सबसे पहले डेबिट साइड क्या आता था ओपनिंग स्टॉक। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको हमने क्या कर रखा है ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने ज्यादा लिख रखा है। अगर हमने इसको ज्यादा लिख रखा है तो इसको हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। मान लो हमने लिख रखा है यहाँ पे 1 लाख, सुनना जरा ढंग से, ये इसका टोटल हुआ गया है। टोटल करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या आता था ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है और वो ओवर वैल्यूड है यानी कि ज्यादा लिखा हुआ है और एक्चुअल में सिर्फ 80,000 है। हमने यहाँ पे 1 लाख लिखा था तो मान लो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहे हैं प्रॉफिट हमारा आया था 50,000। अगर हम इसको 1 लाख से कम करके रिड्यूस करके ठीक करेंगे, कम करेंगे, ओवर वैल्यूड है तो ज्यादा वैल्यू किया हुआ था, अगर हम इस अमाउंट को कम करेंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारा प्रॉफिट 20,000 से क्या हो जाएगा इंक्रीज। जब हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिखा हुआ था जो ओवर वैल्यूड है तो हमारा 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया था। अगर हम इसको ठीक करते हैं, ये ज्यादा वैल्यू है, इसका कम करेंगे, जब हम इसको कम करेंगे तो कैलकुलेशन करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो जाएगा इंक्रीज, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आगे जाके नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाता है एट। ऐसे ही सेम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम वैल्यू किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता था, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता था। हमने इसकी वैल्यू मान लो 70,000 लिखी हुई है और ये अंडर वैल्यूड है, हमने कम वैल्यू कर रखा है, तो ठीक करेंगे तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इंक्रीज। इसको मान लो 30,000 से अंडर वैल्यूड है तो इसमें हम 30,000 बढ़ा देंगे। अगर हम इसमें 30 बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल भी कितना इंक्रीज हो जाएगा 30, इस साइड का टोटल भी 30 इंक्रीज, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट भी 30,000 रुपीज क्या हो जाएगा इंक्रीज। अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा ऐड। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है कम वैल्यू है तो भी हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम उसको इंक्रीज करेंगे, उसको इंक्रीज करते ही हमारा टोटल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टोटल इंक्रीज हो जाएगा तो जो हम बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वो भी इंक्रीज। ऐसे अगर हमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर रखा है तो ओपनिंग स्टॉक हम कम करेंगे, जब हम कम करेंगे टोटल तो उतना ही है, जब हम इस अमाउंट को कम करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो नेट प्रॉफिट पे भी वही इफेक्ट जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट देखो इसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो उनको हमें एक अमाउंट पे करना पड़ता है रिटायरमेंट के टाइम, वो नॉन रिकरिंग है, तो उस टाइप की कोई आइटम आ जाए तो क्या हो जाएगी, ऐड। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट गलती से हमने उसको किसमें ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मशीन खरीदी है और गलती से उसको किसमें शो कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कोई मशीन परचेज की है और गलती से परचेजेस में लिख दिया, या कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई ऑफिस बनाया है और गलती से वो अमाउंट किसमें लिख दिया, रिपेयर में, जैसे हमने 11th में पास एडजस्टमेंट्स की थी। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था बट गलती से हमने उसको क्या ले लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑफिस बनाया और गलती से उसका अमाउंट किसमें लिख दिया, रिपेयर में। गलती से अगर हमने उसको रिपेयर मान लिया तो रिपेयर हमने कहां पे शो की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। ये हमने गलती से शो कर रखी है। जब हमने यहाँ पे रिपेयर शो की थी और नेट प्रॉफिट निकाला था, मान लो वो नेट प्रॉफिट है थोड़ी देर के लिए 10,000। अगर हम इस रिपेयर के अमाउंट को, रिपेयर का अमाउंट कुछ भी मान लो 5,000 है, इस रिपेयर के अमाउंट को अगर हम हटाते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर डेबिट साइड से कोई आइटम कम होगी तो इक्वल करने के लिए हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको गलती से हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो वो यहाँ पे नहीं आना था, वो कहाँ पे जाना था, बैलेंस शीट में, बट गलती से हमने कहाँ पे शो कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ से जब हम अमाउंट हटाएंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और एग्जांपल देख सकते हो, मशीन परचेज की और हमने गलती से उसको ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में लिख दिया। ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में लिखा तो कहाँ पे लिखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी परचेजेस जो है वो ज्यादा हो गई, जो अमाउंट असेट में शो करना था गलती से हमने वो परचेज में इंक्लूड कर दिया है। गलती से हमने जो परचेज है मान लो उसमें 10,000 ज्यादा लिख दिया है। अगर हम ये 10,000 हटाएंगे तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसकी जर्नल एंट्री भी की थी 11th में हमने। जैसे अगर मशीनरी परचेज की है और रॉन्गली हमने उसको परचेज अकाउंट में लिख दिया तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती थी, मशीनरी डेबिट टू परचेज। परचेज का अमाउंट कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। या फिर हमने कोई ऑफिस कंस्ट्रक्ट किया है, गलती से उसको रिपेयर में लिख दिया है तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती थी, बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर। तो बिल्डिंग तो इंक्रीज हो जाएगी बैलेंस शीट में और रिपेयर का अमाउंट कम हो जाएगा। रिपेयर कम होंगे तो यानी कि एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते वक्त ये सारी आइटम्स हमारी क्या होंगी, ऐड। क्या क्या ऐड होगा, कोई भी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हो गया जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, वैसे ये भी एबनॉर्मल लॉस का ही पार्ट होता है। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक को हमने गलती से ज्यादा वैल्यू करके दिखा दिया है। या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू करके दिखा दिया है। या कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है कि दोबारा होगा। इसके अलावा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको गलती से हमने किसमें लिख दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी कि वो असेट था बट गलती से हमने उसको एक्सपेंस ले लिया है। अब इसकी लेस वाली आइटम्स इसी का अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे एबनॉर्मल लॉस क्या होते थे हमारे, ऐड, तो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, लेस। कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव अलग से भी लिखवा रखा, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है, इसके अंदर आ जाता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इंश्योरेंस क्लेम हमें कोई रिसीव हुआ है वो आइटम, या फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी आइटम। प्रॉफिट ज्यादा यूज होता है इसलिए लॉस की तरह अलग से भी दोबारा से लिख दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, रिवर्स इफेक्ट। एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो गया था, कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो उससे प्रॉफिट कम हो गया था इसलिए उसको इंक्रीज कर दिया।
एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, तो रिवर्स इफेक्ट अब क्या कर दिया, माइनस। इसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सेम उसी टाइप से बच्चों। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि हमने ओपनिंग स्टॉक को कम वैल्यू कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, मान लो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 40,000 और टोटलिंग करके बाकी सारी आइटम लिख के यहां से ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1 लाख। अब हमें पता चला है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम वैल्यू कर दिया था गलती से, तो अगर कम वैल्यू कर रखा है तो उसको ठीक करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर हम इस 40 को इंक्रीज करेंगे, मान लो 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे 20 इंक्रीज करेंगे तो इन सब का टोटल 20 बढ़ गया, तो उससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट 20,000 डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उससे नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसलिए हमने क्या कर दिया है, माइनस। सेम उसी का अपोजिट। ऐसी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्यादा वैल्यू कर दिया है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ज्यादा वैल्यू कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। बाई क्लोजिंग स्टॉक, मान लो क्लोजिंग स्टॉक हमने वैल्यू कर रखा है 50,000, फिर इसका टोटल करते हैं हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का, फिर लेस करके यहां से क्या निकल जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो वो ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000। अब हमें पता चला है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि हमने ज्यादा वैल्यू कर रखा था, तो हम उसको ठीक करेंगे। मान लो ये 10,000 से ओवर वैल्यूड है, 10,000 अगर इसकी ज्यादा वैल्यू है तो 10,000 अब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस। जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो टोटल है वो भी 10,000 कम हो जाएगा। यही टोटल हम इस साइड लिखेंगे और उसमें से ये सब लेस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा 10,000 क्या हो जाएगा, कम। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसलिए क्या कर दिया हमने इसको, लेस। उसी के अपोजिट चल रहे हैं। फिर नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था कोई भी जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसी कोई नॉन रिकरिंग इनकम हमें मिली है जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमें दोबारा मिलेगी। ऐसे ही इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, भाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वहां पे भी बताया था एबनॉर्मल गेन्स में। अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, पिछली वीडियो में समझाया था सारा। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने बाहर इन्वेस्ट की है सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए, इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कोई फ्रेंचाइजी खरीद ली या कोई शोरूम ओपन किया, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ ये मेंशन ना हो कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हम क्या एज्यूम करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तभी लेते हैं जब स्पेशली मेंशन हो, अदरवाइज वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। उसका कुछ इनकम हमें रिसीव हुआ, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो इंटरेस्ट हमारा बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है, तो वो किसमें आ जाता है, एक तरह से एबनॉर्मल गेन्स में। अलग से लिखवा दिया कि याद रहे। इसके बाद पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी देनी है, ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन में आया था, अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जो वो प्रॉफिट है वो बिफोर सैलरी होगा, अगर पार्टनर की सैलरी दी हुई है तो वो उसमें से क्या हो जाएगी, लेस। और लास्ट, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, अगर कोई भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, यानी कि पुराने साल में हमारे पास वो एक्सपेंस नहीं था बट अब वो एक्सपेंस हम इंकर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले हमने अपनी मशीनरी की या बिल्डिंग की या व्हीकल की इंश्योरेंस नहीं करवा रखी थी, अब हमने वो इंश्योरेंस करवानी स्टार्ट कर दी है। अगर इंश्योरेंस करवानी स्टार्ट कर दी है तो जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर उसका इफेक्ट नहीं लिया हुआ हमने इंश्योरेंस का, अगर हम उसका इफेक्ट लेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मेन ये सारे पॉइंट्स हैं, या तो इनको याद कर लो क्या क्या एडलेस होता है, या खुद कैलकुलेट कर सकते हो जैसे अभी सिखाया है। जो ऐड है उसी के अपोजिट है लेस वाली आइटम। अब एक पॉइंट ध्यान रखना जो मोस्टली मिस्टेक कराते, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018, अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। जैसे कोई भी ईयर मान लो, कोई ईयर है हमारा 2019-20, देखना 2019-20 ईयर है। 2019-20 का मतलब है कि ये ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को
और एंड कब होगा 31 मार्च 2020 को। जो नेक्स्ट ईयर है वो होगा 2020-2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 इसका बिगनिंग हो गया और 31 मार्च 2021 इसका एंड हो गया। तो जो 31 मार्च को हमारा स्टॉक होगा वही नेक्स्ट डे स्टॉक होता है, क्योंकि रात को 12 बजे दोनों सेम डेट हो जाती है। जो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी होगा। ऐसे अगर किसी ओपनिंग स्टॉक में कोई अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन दिया हुआ है तो इसका मतलब वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में भी उसका इफेक्ट आएगा। जब भी स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड दिया हो तो उसके दो इफेक्ट हो जाते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी वही गलती होगी। अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई गलती दी हुई है तो इसका मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी सेम मिस्टेक होगी। ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल कैलकुलेट करनी है 2.5 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है और साथ में कुछ पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 90,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इसके अंदर इंक्लूड है। प्रॉफिट इंक्लूड है तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है। तो इससे हम जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो इस प्रॉफिट में ये वाला प्रॉफिट इंक्लूड है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एबनॉर्मल लॉसेस ऐड होते हैं और एबनॉर्मल गेन्स लेस होते हैं। ऐसे ₹1,40,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस चार्ज है, अगर हम एबनॉर्मल लॉस हटाएंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि इससे हमारा जो प्रॉफिट था वो कम हो गया था। तो अब जब हम एबनॉर्मल लॉस हटाएंगे, एबनॉर्मल लॉस कोई भी लॉस है या एक्सपेंस है तो कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगर हम डेबिट साइड से कोई आइटम हटा देंगे एक्सपेंस से तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसमें ये प्लस हो जाएगा। फिर है ₹70,000 एक्सक्लूडिंग ₹20,000 पेबल एज इंश्योरेंस ऑन मशीनरी। मशीनरी का जो इंश्योरेंस है वो इसके अंदर एक्सक्लूड है, यानी कि जब ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था उस टाइम हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखी थी या इंश्योरेंस लेना हम भूल गए, दोनों में से कुछ भी समझ सकते हो। उस इंश्योरेंस को जब हम लेंगे या फ्यूचर के ईयर में जब हम इंश्योरेंस लेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 90,000 और इसके अंदर क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये लेस हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,40,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल लॉस से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, नॉर्मल निकालते वक्त जब हम उसको हटाएंगे तो प्लस एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही थर्ड ईयर का प्रॉफिट है हमारा 70,000 और उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, माइनस इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड करेंगे तो इंश्योरेंस हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इससे आ गया 90,000 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 10,000, 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000। तो ये आ गया हमारा 80,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, 1,70,000 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट और ये आ गया 50,000। टोटल करोगे तो 250 प्लस 50 3 लाख, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे बच्चों, टोटल प्रॉफिट याद करो, पिछली वीडियो में बताया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट है हमारा 3 लाख, टोटल प्रॉफिट 3 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स थे 3, तो यहां से एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख।
एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्या निकालते थे फिर हम? गुडविल। गुडविल किसके इक्वल होती थी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस चैप्टर में मेन ये हमारे फॉर्मूलेज ही हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटलाइजेशन के अंदर टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है, नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है। मेन ये फॉर्मूलेज ही हैं, ये लर्न कर लिए तो कुछ नहीं है चैप्टर में। फिर इसके बाद ये गुडविल हो गई। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होते हैं। इसका मतलब होता है कि कितने ईयर्स तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम प्रॉफिट मेंटेन रहेगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। तो यहाँ से 2.5 ईयर्स है तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 5/2, 2 से कैंसिल करोगे तो 50,000 इंटू 5 तो 2,50,000 गुडविल आ गई हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी, बस उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये टीएस का 13 क्वेश्चन है। A and B are partners. They admit C for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स है और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ, ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? लॉस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए एडजस्टमेंट में। फर्स्ट पॉइंट, द फर्म हैड गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर 16-17। तो इसका इफेक्ट जो है वो 16-17 ईयर में जाएगा। द गेन वाज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर गेन हुआ था तो डेफिनेटली उस ईयर का प्रॉफिट निकालते वक्त हमने उसको क्रेडिट किया ही होगा, इसीलिए अब हम उसका क्या लेते हैं? रिवर्स इफेक्ट। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एबनॉर्मल गेन है, अगर एबनॉर्मल गेन है तो प्रॉफिट में से माइनस, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इस प्रॉफिट में ये इंक्लूड है, हटाएंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, अब की बार एबनॉर्मल लॉस आ गया है, ऑफ ₹20,000 इनकर्ड इन द ईयर 17-18। तो इसका इफेक्ट 2017-18 में जाएगा। उसका रीजन दिया हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस क्यों है? बिकॉज ऑफ ए मशीन बिकमिंग ऑब्सोलेट इन एक्सीडेंट। मशीन हमारी एक्सीडेंट से खराब हो गई थी, उससे हमें लॉस हुआ था। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट क्या हो जाता है? इंक्रीज। एबनॉर्मल लॉस को अगर हम बिजनेस से हटाएंगे यानी कि P&L से हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते हैं, रिवर्स इफेक्ट। कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो रिवर्स इफेक्ट उसको क्या कर देते हैं? माइनस, क्योंकि वो पहले इंक्लूडेड है। प्रॉफिट है तो वो पहले ऐड है, इसलिए अब क्या कर देते हैं? माइनस। कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो माइनस है तो उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड। तो ये 17-18 के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी और उसकी ओवरहॉलिंग करवाई है, यानी कि उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आए हैं। 11th में डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था, वहां पे आपने पढ़ा था कि कोई भी असेट जब हम खरीदते हैं तो उसको खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन तक लाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन में, उसकी रिपेयरिंग में, वो सब मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो हमने सेकेंड हैंड मशीन की ओवरहॉलिंग पे ये अमाउंट स्पेंड किया है, तो ये हमारी मशीन की कॉस्ट में ऐड होना था, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये हमारे लिए असेट था। वाज डेबिटेड टू रिपेयर, बट गलती से हमने उसको रिपेयर में शो कर दिया। रिपेयर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेना था हमने असेट, गलती से ले लिया इसको एक्सपेंस। अब इसको करेक्ट करेंगे, एक्सपेंस से हटा के किसमें लेंगे? असेट में। अगर हम इसको असेट ट्रीट करेंगे तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें, इस चार्ज एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़े थे 11th में, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होता था? कॉस्ट प्राइस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता था? जो उसकी बुक वैल्यू आती है उसके ऊपर। इन केस अगर यहाँ पे मेथड का नेम नहीं लिखा होता तो रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हैं। स्ट्रेट लाइन तभी लेना होता है जब स्पेशली मेंशन हो, कुछ भी गिवन ना हो तो रिटर्न डाउन। कौन सा ईयर है? 1 जुलाई 2018 यानी कि 18-19। एक तो इसका इफेक्ट 18-19 में आएगा और इसके बाद वाले जितने भी ईयर है सब में आएगा, क्योंकि जैसे हम इसको असेट ट्रीट करेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन इसके बाद के जितने भी ईयर्स हैं उन सब पे इफेक्ट आएगा। तो इस पॉइंट का इफेक्ट सिर्फ 18-19 में नहीं आएगा, आगे 19-20 में भी आएगा।
असेट ट्रीट करते ही उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में भी आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट को करेक्ट करना है ईयर 2015-16 फर्स्ट ईयर। 15-16 का लॉस हमें दिया हुआ है 90,000। 15-16 की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास तीनों में से, तो एडजस्टमेंट कोई नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस वही आ गया 90,000 माइनस 90। नेक्स्ट ईयर 2016-17 16-17 का प्रॉफिट है हमारा 1,60,000। अब 16-17 की एडजस्टमेंट 16-17 की एडजस्टमेंट से पहले वाली है फर्स्ट एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन है। क्यों है गेन, एबनॉर्मल गेन? क्योंकि ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से नहीं हो रहा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से ये 50,000 माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा वो रीजन आगे लिख दो, क्या है ये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या नीचे वर्किंग नोट में शो कर देना अलग से। ये 50,000 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, तो 160 माइनस 50, तो ये आ गया 1,10,000। या इसके ऊपर लिख देना अलग से एबनॉर्मल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। नेक्स्ट ईयर आ जाओ 2017-18 का प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000। फर्स्ट पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट 17-18 से रिलेटेड है और इसमें एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को वापस क्या कर देते हैं हम, ऐड। कितना एबनॉर्मल लॉस है 20,000, तो 20,000 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। 150 प्लस 20 तो कितना आ गया 1,70,000। फोर्थ ईयर 2018-19 का प्रॉफिट है हमारा 65,000। इसकी एडजस्टमेंट देखो, लास्ट एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड है। 1 जुलाई 2018 को हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी और उसकी ओवरऑलिंग कॉस्ट हुई थी 1 लाख रुपीज, जिसको हमें मशीन की कॉस्ट में ऐड करना था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना था, इट मींस असेट लेना था। बट गलती से हमने उसको रिपेयर में लिख दिया, तो हम रिपेयर का अमाउंट अब हटाएंगे। जैसे हम एक्सपेंस कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गया, 1 लाख से। एक इफेक्ट तो ये आ गया कि प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। दूसरा इफेक्ट, इसके ऊपर क्या लगेगा हमारा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, लेस। यहीं ऊपर मेंशन कर दिया, नहीं तो वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन, 1 लाख की हमारी मशीन है जो हमने उसकी ओवरऑलिंग कॉस्ट की है, और इनटू कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20% पर एनम। और क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सी डेट है, 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेके लास्ट डेट 1 जुलाई से 31 मार्च तक बच्चों कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स इंटू 9/12, जुलाई से मार्च तक। इसकी कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया कैंसिल करके, 2 से कैंसिल करोगे 6, 3 से कैंसिल करोगे 3, 2 से कैंसिल करके ये आ गया 5,000। 5 इंटू 3 15,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया। तो इन सब का इफेक्ट ले लो। 165 माइनस 15 कितना हो गया, 50 प्लस 1 लाख, तो 1,50,000 इफेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट ईयर 2019-20 का प्रॉफिट है 1,77,000। अब मोस्टली यहाँ पे एग्जाम में मिस्टेक कराते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी 19-20 की कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, लेकिन 19-20 की एक हिडन एडजस्टमेंट है जिसको हमने असेट ट्रीट किया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसके बाद के जितने भी ईयर हैं सब में कैलकुलेट होगा। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसलिए बुक वैल्यू पे, तो 1 लाख माइनस 15,000, तो 85,000 वैल्यू आ गई। 85,000 का 20% हो गया 17,000, ये माइनस डेप्रिसिएशन है। तो 177 माइनस 17 कितना आ गया, 1,60,000। ये 17,000 की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में शो कर देना, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019-20। तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 15,000, वो उसकी बुक वैल्यू हो गई, उसका 20% ये शो कर लेना। इसके बाद हम प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। इन सब का टोटल करने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। इसका टोटल देखो कितना आ गया, ये है -90 प्लस 110, तो 20,000 प्लस 170 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000, ये टोटल आ गया बच्चों 5 लाख। इससे अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट, लिख लेना फॉर्मूला उसका, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1 लाख। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि कितने ईयर्स के प्रॉफिट को वो गुडविल ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हुए हैं? 3 ईयर्स परचेज, तो 1 लाख इंटू 3, तो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 3 लाख। ये पूरे बिजनेस की यानी कि पूरे फर्म की गुडविल है। अगर इन केस वो सी की गुडविल पूछता, यहाँ पे सी की नहीं पूछी हुई, इन केस अगर वो सी की गुडविल पूछता तो इसके बाद सीज गुडविल निकाल देते। टोटल फर्म की गुडविल 3 लाख है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी को उन्होंने एडमिट किया है इक्वल शेयर के लिए, इसका मतलब तीनों की इक्वल रेशियो है 1:1:1, तो इट मीन्स 1/3। तो 3 लाख का 1/3, तो सी की गुडविल अगर इन केस में पूछ लेता तो क्या आंसर आ जाता? 1 लाख। फर्म की गुडविल पूछी हुई है तो क्या आंसर आ गया? 3 लाख। क्वेश्चन में कुछ पास एडजस्टमेंट गिवन है, उसका इफेक्ट लेना है। बस यहाँ पे डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना। जैसे ही हम मिस्टेक किया, यहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हमने गलती से क्या ले लिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया है, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि हम एक्सपेंस में से हटाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 1 साल नहीं लगेगा, उसके बाद के जितने भी ईयर है सब पे चार्ज होगा। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years हमें गिवन है, टू एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, 18, 19 एंड 20। वेट्स गिवन है इनके 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। अब कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ऑन 1 अप्रैल 2017 ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000। 2017 अप्रैल में, तो इसका मतलब ईयर कौन सा हो गया? 2017-18। 2017-18 में एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था 10,000 का, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। मेजर प्लांट रिपेयर है इसलिए ये किसके अंदर आना था? असेट्स में, यानी कि कैपिटलाइज करना था। बट गलती से हमने उसको चार्ज कर दिया रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया। तो जब हम उसको करेक्ट करेंगे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, इसलिए हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और इसके ऊपर इसके बाद के जितने भी ईयर है सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन देना है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019 वर ओवर वैल्यूड। 2018 का क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, 2019 का क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। ये दो इफेक्ट दिए हुए हैं, दो और आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 वही हमारा क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2018-19 मतलब। ऐसे ही जो 2019 लास्ट डेट में क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 19-20 का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्जेस ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन के लिए 5,000 रुपीज की मैनेजमेंट कॉस्ट हमने करनी है। ईयर देखो कौन कौन से ईयर दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट ईयर है 2016-17, नेक्स्ट फिर 17-18, 18-19 और लास्ट है 19-20। टोटल 4 ईयर्स के प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 25,000, सेकेंड ईयर 27,000, थर्ड ईयर 46,900 एंड 53,810। अब इनकी एडजस्टमेंट, सबसे पहले थर्ड एडजस्टमेंट देखो, ये हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट है जो हमने प्रोवाइड करनी है। तो हर साल का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, मैनेजमेंट की सैलरी हो गई एक तरह से। ये 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे सब में से। माइनस लिख लो या ब्रैकेट लिख लो, एक ही बात है। -5,000, ये तो हर साल में इफेक्ट आएगा। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 का मतलब है कि कौन सा ईयर हो गया? ये 2017-18।
तो 16-17 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट 17-18 और इसके बाद वाले ईयर्स में पड़ेगा। एक 10,000 रुपीज का हमने मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था, जिसको गलती से हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया था। क्या करना है, उसको कैपिटलाइज करना है, तो इसका मतलब असेट ट्रीट करना है। जैसे ही हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर एज्यूम करेंगे, तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो उस ईयर के कम हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज, तो प्लस 10,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये डेप्रिसिएशन इसके बाद के जितने भी ईयर है सब पे चार्ज होगा। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, देखो बच्चों, 10%। 10,000 का 10% कितना डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर, 1,000 रुपीज, 1,000 इसका डेप्रिसिएशन। ऐसे ही यहाँ पे 9,000 का 10%, 9,000 का 10% कितना हो गया, 900। इसके बाद फिर 9,000 माइनस 900, 8,100, 8,100 का 10%, 810। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में शो कर लेना। इसके बाद लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का मतलब कौन सा ईयर हो गया, 17-18। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक को हमने ज्यादा वैल्यू कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। अगर हम क्रेडिट साइड का अमाउंट कम करेंगे, अगर हम क्रेडिट साइड का अमाउंट कम करेंगे तो उससे टोटल कम हो जाएगा, टोटल कम हो जाएगा तो उससे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, इसलिए माइनस। कितना अमाउंट, 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज इसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। यही 1,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर यानी कि 18-19 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका ओपनिंग स्टॉक अब ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक को हम कम करेंगे। जैसे हम ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज, इसलिए प्लस 1,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक के हैं। थोड़ा सा गैप देके लिख लेना, ऊपर मेंशन भी कर लेना, मैनेजमेंट कॉस्ट लिख देना, इसके ऊपर लिख देना वही कि प्लांट, और इसमें लिख देना डेप्रिसिएशन, इसमें लिख देना क्लोजिंग स्टॉक, इसमें लिख देना ओपनिंग स्टॉक। अब आगे एक और पॉइंट है कि 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो कौन सा ईयर हो गया 31 मार्च 2019 को जो क्लोज होगा, 18-19। 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2,000 से, तो माइनस 2,000। यही वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 19-20 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो हम उसको कम करेंगे, कम करते ही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो प्लस 2,000। ये इनके इफेक्ट आ गए बच्चों। अब ये इफेक्ट लेने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे इनका इफेक्ट लेके। 25,000 माइनस 5,000, तो फर्स्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। 27,000 ये हो गया 10 माइनस 7, 10,000, 5, 6, 7, तो 3, 27 प्लस 3, 30,000। नेक्स्ट है फिर 46,900 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 46, 46 माइनस 1, 45, 45 माइनस 5, 40,000। और लास्ट ईयर में 53,810 में से लेस हो जाएगा और 350,000। ये इनके प्रॉफिट्स आ गए 20, 30, 40, 50, और ये क्लोज्ड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। आगे तो अब सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट सीखनी थी हमने। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुई है, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट है सब आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं आना। बस ये ध्यान रखना, जब भी किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से ले लिया है और उसको ठीक करोगे तो उसका डेप्रिसिएशन उसके बाद के जितने भी ईयर है उन सब में आएगा, ये ध्यान रखना। एक जब भी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो तो उसका दूसरा इफेक्ट भी देना है। जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। जो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये इफेक्ट ध्यान रखना बस। अब इसके बाद फिर टेबल बनाएंगे। इस टेबल में ईयर्स, प्रॉफिट, वेट्स और उनकी प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईयर। ईयर के बाद प्रॉफिट्स, जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाले हैं उसको पी से डिनोट कर लेंगे। फिर इनके वेट्स, वेट को डब्ल्यू से डिनोट कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके पीडब्ल्यू। ईयर है हमारे 2000, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं 20,000,
30,000, 40,000 एंड 50,000। इनकी जो वेटेज है वो हमें दी हुई है 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20,000, 60,000, 1,20,000 एंड 2 लाख। फिर हम इसका टोटल करते हैं। पिछली वीडियो में सीखा हुआ है हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिग्मा पी डब्ल्यू 10 आ गया, सिग्मा डब्ल्यू 10 आ गया, सिग्मा पी डब्ल्यू 2 3 4 लाख आ गया। इसके बाद क्या निकालते थे हम? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की एंटिटी याद करो बच्चों थोड़ा सा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट याद आया क्या होती है? सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया यहाँ से? 40,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 40,000 आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्या निकालते हैं हम? गुडविल। याद करो थोड़ा सा, गुडविल कैसे निकलती थी फिर आगे? गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दिए हुए थे? 3। तो टोटल आ जाएगा 1,20,000। ये फर्म की गुडविल आ गई। जो ये पास एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन किया हमने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन किया, ऐसे ही सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन में भी आ सकता है। प्रॉफिट एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे ही कैपिटलाइजेशन में भी आ सकता है। होमवर्क नोट करो बच्चों। होमवर्क में टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन 7 to 13, उसके बाद 16, 27, 28, 29 और इलस्ट्रेशन 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 9th एंड 11th। चैप्टर कंप्लीट है। टोटल 4 मेथड किए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के फिर 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन लिखा हो तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेन इस चैप्टर में फॉर्मूलेज थे। पूरा होमवर्क करना है बच्चों और होमवर्क सेंड करना है। नेक्स्ट बैच में वही शिफ्ट होगा जो पूरा होमवर्क दिखाएगा, व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करेगा, और दूसरा जितनी भी आइडेंटिटीज हुई हैं, वो जितने भी फॉर्मूलेज यूज हुए हैं वो सुनाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन वो वही जाएगा उस बैच में, वही शिफ्ट होगा उस बैच में जो ये होमवर्क और फॉर्मूले सुनाएगा, जैसे 2nd से 3rd चैप्टर में आते वक्त किया है आप लोगों ने। थैंक यू बेटा।